Good morning. Today is 3rd of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आर्टिकल है ये H1B वीजा से रिलेटेड है। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है, आज दोबारा से एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा तो इसे जल्दी से डिस्कस करेंगे। नीचे जो है पॉलिटिकल फंडिंग का है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा क्योंकि ये जो दो टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी आईटी कंपनीज ट्रेड रिलेशंस इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो नीचे वाला आर्टिकल है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, तो आप कह सकते हो कि कहीं भी यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को। करप्शन में यूज़ कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसका यूज़ कर सकते हो, गवर्नेंस में इसका यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे डिस्कस करेंगे। और जो बीच का जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना रिलेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशंस का। ये जो आर्टिकल है यहाँ पे साइड में बड़ा आर्टिकल, ये ब्रिटेन और यूएस के रिलेशंस का है। तो ब्रिटेन और यूएस के रिलेशंस हमारे क्या काम के, चलो भाई हमें नहीं डिस्कस करना ये। तो ये जो नीचे आर्टिकल है ये 30 जनवरी गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी को दिन, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत काम का नहीं है ज़्यादा, फिर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है हमारे मोनूमेंट्स यानी कि स्मारक जो है उसकी प्रिजर्वेशन को लेकर है, तो इसे भी डिस्कस करेंगे। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, पहले अभी तक हमने ये पढ़ रखा है, इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। H1B वीज़ा एक तरह से नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। यूनाइटेड स्टेट्स इसको देता है बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए, जिनके पास में स्पेशल स्किल्स होती है, स्पेशल स्किल्स या फिर कुछ जॉब होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्री, उनको ये मिलता है। मतलब काफ़ी कंडीशंस हैं इसके लिए। कौन कौन से कंडीशंस हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, एक तो सैलरी, कुछ मिनिमम लेवल होना चाहिए सैलरी का। आपको याद है एक खोबरागढ़े इशू हुआ था, हमारे एक डिप्लोमेट थी खोबरागढ़े, आईएफएस ऑफिसर थी, फॉरेन ऑफिसर, उनका वहाँ पे जो थी डोमेस्टिक जो मेड थी उसको लेकर कुछ इश्यूज हो गया था। तो उनके ना वीज़ा इस तरह से देते हैं कि कुछ पहले बताना पड़ता है कि हम इसको इतनी सैलरी देंगे, यानी हमारे जो आईटी कंपनी के जो वहाँ पे काम करने जाते हैं ना यूएस के अंदर में, उनको दिखानी पड़ती है कि हमारी कम से कम इतनी सैलरी है तब हम जा रहे हैं। सैलरी के लिए कंडीशन रखती है यूएस, ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाके सैलरी कम है आपकी फिर कुछ वहाँ पे आप किसी से मांगना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो और भी कुछ कंडीशंस है, एक तो सैलरी की कंडीशन है, एक कुछ डिग्री होनी चाहिए, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे स्पेशलाइज डिग्री, बीटेक वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह, इस तरह की कंडीशन है। और एक पहले एक टोटलाइजेशन एग्रीमेंट भी था, सोशल एग्रीमेंट की पैसा जमा कराना पड़ता था कि कल को अगर आपका कुछ पैसे कम हो जाए, बैंकरप्ट हो जाओ, तो पहले से पैसा जमा कराना पड़ता था। काफ़ी कंडीशंस रहती है तब जाके यूएस का वीज़ा मिलता है। तो देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, इन कंडीशंस को स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं ये, तो नुकसान हमको ही होगा। इनके जो 65,000 H1 वीज़ा देते हैं ना, ज़्यादातर इंडिया को ही मिलते हैं वो वीज़ा, क्योंकि हमारे आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये काफ़ी हमारी आईटी जायंट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, मतलब प्रोजेक्ट्स में। तो यूएस के प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, तो काम करने के लिए इनको वहाँ पे जाना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा फर्क इनको पड़ेगा। और इनको अपनी फंडामेंटल जो स्ट्रेटजी है इसमें चेंज लाना पड़ेगा। सैलरीज, जॉब्स किस प्रकार से ये हायर करते हैं, सब चीज़ों में इनको चेंज लाना पड़ेगा। यानी मार्जिन भी इनके कम हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स कम मिलेंगे इनको, तो नुकसान काफ़ी होगा। इनको नुकसान होगा तो साफ साफ हमको नुकसान होगा, हमारे देश को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे देश की जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। इसी सर्विस सेक्टर ने एलपीजी के बाद में हमारी इकोनॉमी को सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया है और हमें विश्व के मंच पे हमारा नाम दिखाया इन्हीं कंपनीज ने। तो अब आज का आर्टिकल पे आते हैं। कंटेक्स्ट आपको पता लग गया, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। 65,000 ऐसे वीजास में से 80% तो हमारी कंपनीज को मिलते हैं और हम ही इंडियंस को मिलते हैं। लेकिन ट्रंप का नारा था बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, अमेरिकन से आप खरीदो चीज़ें और अमेरिकन को ही हायर करो, यानी वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जिस प्रकार से वो नेशनलिज्म पे खेल रहे थे ट्रंप। तो हमारे इस बात से देखिए, अब एक उनका एक ना ड्राफ्ट बनाया व्हाइट हाउस ने, वो लीक हो गया, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, उससे पहले ही वो लीक हो गया, मीडिया में आ गया। तो उसके तहत में ये कहने जा रहे हैं कि जो सैलरी की लिमिट बढ़ाने जा रहे हैं, $1,30,000 सैलरी की लिमिट, पता नहीं ये एनम है क्या पर मंथ है, जो भी है, कहने का मतलब ये है कि लिमिट बढ़ाने जा रहे हैं सैलरी की। तो सैलरी की लिमिट बढ़ेगी तो साफ साफ हमारी कंपनीज जो हैं टीसीएस, इन्फोसिस, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देती, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, तो फिर उस हिसाब से ये वंचित रह जाएंगी। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हमारे जो इंडियन कंपनीज के वो वंचित हो जाएंगे यूएस जाने के लिए वीज़ा लेने से। और इसके अलावा एक और जो ड्राफ्ट में सामने आया, पहला पॉइंट ये, दूसरा जो पॉइंट सामने आया ड्राफ्ट में ये था, ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ओबामा ने चलाया था। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी जो लोग ग्रेजुएट्स हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको मौका मिलता था यूएस जाने के लिए, एक तरह से ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ समय के लिए। अब इस पर भी ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस अपनाएंगे या फिर इसको बंद कर देंगे, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है
एम्प्लॉइंग L1 वीजा होल्डर्स इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज। देखिए L1 वीजा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर से आपको फ्रैंकली बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमारी इंडियन कंपनी का है, दूसरे कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, वो ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी कि L1 वीजा क्यों होता, क्या होता है, उनका वीजा हमारी यूपीएससी क्यों पूछेगी ना, लेकिन ये वैसे आर्टिकल पूरा कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो L1 वीजा ये होता है कि देखिए जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना, मान लीजिए कोई कंपनी यूके में बेस्ड है, इंटरनेशनल कंपनी है, अब उसको अपनी ब्रांच स्टैब्लिश करनी है यूएस के अंदर में, तो ऐसे बंदों को भी यूएस वीजा दे देती थी, L1 वीजा दे देती थी, तो उनको समझ गए, इंटरनेशनल कंपनी हो, सिंगापुर या फिर यूके में हो, उनको यूएस में अपनी ब्रांच वगैरह स्टैब्लिश करनी है, थोड़ा टाइम के लिए काम है, यहाँ का इंटरनेशनल कंपनी का मैनेजर जाना चाहता है यहाँ पे अमेरिका में, नई ब्रांच स्टैब्लिश करनी या फिर ऑपरेशन से डील करना, कुछ समय के लिए यहाँ पे रहना, तो उनको L1 वीजा मिलता था। तो उसके लिए भी ये कंडीशन सख्त कर रहे हैं। अब ऐसा हम नहीं उम्मीद कर सकते कि ये वीजा वहां पे जाके, जैसे अब ये तो ट्रंप पास करेंगे ना, ट्रंप पास करेंगे तो प्रेसिडेंट पास करेगा तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होएगा वो। तो अगर हम यह उम्मीद करें कि वहां की यूएस की जो कांग्रेस है, जैसे हमारे पार्लियामेंट है वहां पे कांग्रेस होती है, तो वहां की कांग्रेस में जाके ये अटक जाएगा, तो ऐसा करना भी हमारे देखिए फॉल्स होप्स हैं, क्योंकि वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी 2 बिल ऑलरेडी लाए हैं जिसने इस तरह की चीज को सपोर्ट किया है, बल्कि कि हाँ भाई H1 वीजा पे बैन होना चाहिए। तो हमारे लिए जो सिचुएशन है खराब ही है। अब क्या रिपरकशंस होंगे इसके, बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, इंडिया यूएस के रिलेशनशिप के लिए साफ साफ अच्छा नहीं है, ना सिर्फ इंडिया की जॉब्स, ना सिर्फ इंडिया की कंपनीज, बल्कि यूएस की कंपनीज पर भी इसका फर्क पड़ेगा, और अवश्य ही पड़ेगा। अब यूएस की कंपनीज देखिए, फेसबुक, गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट, ये इनमें से देखिए बहुत सारे मेजॉरिटी मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं इंडिया के ही होते हैं, हमारे आईआईटी से पास आउट जो होते हैं वो यहाँ पे जाके जॉब करते हैं। आप इनके देख लीजिए, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बताओ कौन है, सत्या नडेला, ये इंडिया के तो हैं। फेसबुक में इतने सारे लोग इंडिया के काम करते हैं। अब ये सब लोग इंडिया से जाके इन कंपनीज में जाकर काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये कंपनीज की ग्रोथ रेट भी प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सबको नुकसान होगा। और दूसरी बात, अमेरिका की जो कंपनीज है इनको क्वालिफाइड अमेरिकन मिलेंगे ही नहीं। देखिए अमेरिका बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है, लेकिन इन कंपनीज को जिस टाइप की जो लेबर चाहिए होती है, लेबर तो नहीं कह सकते, वैसे आईटी कंपनीज वाले होते हैं लेबर ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक तरह से जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखिए, जो अमेरिका की कंपनीज को जो स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए होती हैं, वैसे स्किल्ड एम्प्लॉयज हमारे पास में है, अमेरिका के पास में है ही नहीं। तो जो ट्रंप का नारा है ना कि हायर अमेरिकन से, तो ये हायर कर ही नहीं पाएंगे अमेरिका में, उनको लोग मिलेंगे ही नहीं अमेरिका में हायर करने के लिए, तो यूएस की इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। और दूसरा ये भी है कि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि हमारी जो कंपनीज हैं वो काफ़ी सारे अमेरिकन को हायर करती हैं। तो एक डेटा आया था पिछले आर्टिकल्स में, हमने पढ़ा था 1,75,000 अमेरिकन को हमने जॉब दी है। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल है पॉलिटिकल फंडिंग का। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि रिसेंट में गवर्नमेंट ने बजट 2017-18 में काफ़ी सारे स्टेप्स लिए पॉलिटिकल फंडिंग, जो फंडिंग जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए आपको उन स्टेप्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज करो ना तब सब कुछ बताना। क्रिटिकल एनालाइज में सबसे पहले बताया करो कि स्टेप्स कौन से लिए हैं, फिर उसके पॉजिटिव बताओ, क्यों वो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव बताओ, फिर ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव बताने के बाद में फिर सॉल्यूशन बताओ, ऐसे बताओ। अगर आपके पास में कुछ हिस्टोरिकल है तो 1-2 लाइनें हिस्टोरिकल भी बता दो, या फिर यूं भी बता दो कि ये एक इंट्रोडक्शन में कि क्यों बहुत जरूरी है पॉलिटिकल फंडिंग, समझ गए। जैसे यूं बताओ शुरू में इस लाइन में यूं लिख दोगे कि पॉलिटिकल फंडिंग, ये करप्शन इन द फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज द रूट काज ऑफ ऑल द करप्शन रिलेटेड इश्यूज इन आवर इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी और एसेंशियल टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दिस एरिया। इस तरह से लिख दोगे, फिर 1-2 लाइनें, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइनें सिर्फ, फिर बताओगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए, 1-2 करके 1-2 लाइनें, ऐसे करके पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा जबरदस्त ढंग से। चलिए क्या कहता है ये आर्टिकल। जेटली जी ने बजट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए फंडिंग में पॉलिटिकल पार्टीज की 3-4 स्टेप उठाए, मेरे लिए तो 2 स्टेप उठाए। उससे पहले क्या होता था, 20,000 से पहले, 20,000 से काफी बार डिस्कस किया हमने, 20,000 से ऊपर जो फंडिंग आती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पे इनको हिसाब देना पड़ता था, समझ गए। और 20,000 से नीचे जो फंडिंग आती थी उसका इनको हिसाब नहीं देना पड़ता था। अब बजट में सरकार ने ये 20,000 की लिमिट घटा के 2,000 रख दी है। तो क्या इसका फायदा नुकसान हुआ? देखिए ध्यान से सुनिएगा। इनके कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे ये अदानी अंबानी, कोई भी ले लीजिए, मतलब एक स्पेसिफिक नहीं, इनके पास में काफी ब्लैक मनी होती है, काला धन इनके पास में होता है कैश में। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं,
अब देखिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे तो फंडिंग दे नहीं सकते, इनको इलेक्शन में खर्चा है तो इनको दिखाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो यूं तो कह नहीं सकते कि हमें कंपनीज ने इतना ब्लैक मनी दिया। तो ये क्या करते हैं, इनको पता है पहले 20,000 से नीचे तो हिसाब देना पड़ेगा नहीं, तो ये करते हैं फर्जी लिस्ट बनाते हैं, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, अपने हिसाब से कुछ भी लिस्ट बना लेते हैं ये, और कहते हैं कि हमें जो चंदा आया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिले किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये क्या करेंगे, 1 करोड़ को 2-2 हजार में डिवाइड कर देंगे, 3-3 हजार में डिवाइड कर देंगे। पहले 20,000 से नीचे, पहले ये होता था 20,000 से नीचे कुछ भी अमाउंट में डिवाइड कर देंगे कि 2,000 रामलाल ने दिए, 3,000 श्यामलाल ने दिए, मोहनलाल ने दिए, सोनू ने दिए, मोनू ने दिए, ऐसे फर्जी नाम बना के 1 करोड़ रुपए पूरा कर देंगे। और असल में पैसे मिले थे कंपनी से, और इन्होंने ऐसे फर्जी नाम से बना दिया और इनका हिसाब नहीं देना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने वो लिस्ट घटा के 2,000 कर दी है, तो आप सोच के देखिए, अब इस चीज़ का कुछ फर्क पड़ेगा? इस चीज़ का कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले 1 करोड़ को ये डिवाइड करते थे तो ये 19 हजार में डिवाइड कर देते थे, क्योंकि 20,000 से नीचे के नाम बना थे। अब 2,000 लिमिट है तो इनको नाम ज़्यादा सोचने पड़ेंगे, बस यही फर्क पड़ा। कोई भी फंडिंग देगा, 2,000 लिमिट रख दी, लेकिन ये चंदा तो वैसे ही दिखाएंगे ना, नाम 1-1 हजार के सोच लेंगे। पहले ये 5-5, 6-6 हजार के सोचते थे, क्योंकि 20,000 लिमिट थी। आज 2,000 लिमिट रखी गई है, तो 1-1, 1.5 हजार के नाम सोच लेंगे, नाम ज्यादा सोचने पड़ेंगे, बस यही दिक्कत आएगी पॉलिटिकल पार्टीज को। बाकी रिफॉर्म्स इस चीज से कुछ नहीं आएंगे, ये आर्टिकल में कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए, कैप रखा जाना चाहिए था कि जो एनोनिमस है वो चंदा कितना आ सकता है। कल हमने एक सजेशन वो भी डिस्कस किया था कि पूरा कोई भी हो चीज, चाहे वो 2,000 से नीचे हो, चाहे कितना ही नीचे हो, सबका हिसाब देना पड़ेगा, और चेक से पेमेंट आनी चाहिए, डिजिटली पेमेंट आनी चाहिए, सारी की सारी, तब जाके रिफॉर्म्स आएंगे। ये तो आधे अधूरे रिफॉर्म्स हैं, कोई फायदा इसका नहीं होने वाला। और एक और चीज ये करी है कि मैंडेटरी कर दिया इन्होंने, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है अपना पॉलिटिकल जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना है, और ये आवश्यक रूप से करना है, मैंडेटरी है ये। लेकिन फिर ये कहते हैं इस तरह की चीज़ों पे ना कंप्लायंस नहीं होता, मतलब रूल तो आ जाते हैं लेकिन कुछ करती नहीं है पार्टीज। सॉरी। फिर एक और जो रिफॉर्म आया इसमें, वो आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ध्यान से सुनिएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये होते हैं, देखिए होता क्या है, कोई कंपनी जब किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है, तो क्या होता है कि अगर उससे दूसरी पार्टी, मान लीजिए किसी ने, अंबानी ने पैसे दिए बीजेपी को, कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कांग्रेस बदला लेने की सोचती है अंबानी से कि आपने बीजेपी को क्यों पैसे दिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, बदले की राजनीति को रोकने के लिए कंपनी के खिलाफ में इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है। इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाएंगे बैंक्स के द्वारा, आरबीआई ऑथोराइज करेगा कुछ बैंक्स को, मान लीजिए आईसीआईसीआई और एसबीआई, ये दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब कोई भी आदमी जिसको चंदा देना है किसी भी पार्टी को, वो इन बैंक्स के अंदर में जाएगा और मान लीजिए 1,000 रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए उन्होंने। अब बैंक को इतना तो पता है, मान लीजिए कि अंबानी ने 1,000 रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, अब अंबानी की मर्जी है कि वो 1,000 रुपए के बॉन्ड टुकड़ों में बांट के कौन कौन सी पार्टी को दे के आता है। अंबानी अब बीजेपी को भी दे सकता है, कांग्रेस को भी दे सकता है, सबको दे सकते हैं अंबानी। तो अब जाके ये बॉन्ड तो एक कागज होता है ना, पैसे नहीं, कागज जाके देंगे बीजेपी को, तो मान लीजिए 1,000 में से 500 को इनको दे दिए, 500 कांग्रेस को दे दिए। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा एक ये हुआ, एक तो बीजेपी को पता नहीं लगा कि कांग्रेस को भी दिए हैं, दूसरा क्योंकि वो उन्होंने वैसे एक तो व्हाइट मनी दिया है ना, ये हम व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं टोटली, कि व्हाइट मनी है, कि बैंक से अगर खरीदेंगे तो वो व्हाइट मनी है, तो अब पता नहीं लगेगा दूसरी पार्टीज को। अब इस पे आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल इंटरेस्टिंग बात कहता है। आर्टिकल कहता है कि देखिए, आप तो छुपा रहे हो, छुपाने की आपको जरूरत ही क्या है, जनता के सामने लाने की जरूरत है। सारी चीजों की जो जड़ है, वो जड़ है ही कॉर्पोरेट फंडिंग जो है। आखिरकार कॉर्पोरेट फंडिंग से ही सारी चीजें नुकसान होता है, और फंडिंग आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि जनता दे। जिस प्रकार से देखिए, दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट था, आम आदमी ने शुरू में जब मूवमेंट चली थी तो पैसे इकट्ठे किए थे, जनता ने पैसे उनको दिए थे। तो इस तरह से जो अगर सारी पार्टी चंदा लेना स्टार्ट करे, कॉर्पोरेट ग्रुप से लेना ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रुप पैसे देते ही इसलिए उनको, क्योंकि अभी पैसे दे रहे हैं, बाद में उनका फायदा उठाएंगे, तो फायदा उठाएंगे तो फिर जो पॉलिसीज हैं वो देश हित में ना होकर इन कंपनीज के हित में बनेंगी। तो यही आर्टिकल कहता है कि कॉर्पोरेट फंडिंग होनी ही नहीं चाहिए। आप तो छुपा रहे हो, एनोनिमस तो छोड़िए, आप कॉर्पोरेट फंडिंग ना होकर जनता से फंडिंग आनी चाहिए। ये था पूरा आर्टिकल। तो अब देखिए, वही बात है कि आधे अधूरे रिफॉर्म से बात बनेगी नहीं, और अब उससे पहले हम 2-3 रिफॉर्म्स हमने और भी डिस्कस किए थे, सब मिला दीजिए कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे। चलो रिवाइज करते हैं। स्टेट फंडिंग हमने डिस्कस किया था। स्टेट फंडिंग की बात थी कि अगर मपलेड की स्कीम थी, एमएलएड और मपलेड थे, जो एमपीलेड था, उनको बंद करके स्टेट फंडिंग करे, और ताकि और ये फंडिंग हो कैंडिडेट्स को, पार्टी को ना हो, क्योंकि पार्टी में तो सेंट्रलाइजेशन होता है, सुप्रीमो को पैसे मिल जाएंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। बाकी
अच्छा आर्टिकल था, याद रखिएगा इसे। अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। तो आपको इस आर्टिकल में ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन कौन से रोड ब्लॉक्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और कैसे कनेक्टिविटी एक यूजफुल टूल साबित हो सकता है, दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और ताकि देशों के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकें। तो यहाँ पे देखिए मैप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे अक्साई चीन पे डिस्प्यूट है हमारा, और सिक्किम पे अब चाइना सिक्किम इंडिया का पार्ट मानता है 2005 से। पहले चाइना इस पे डिस्प्यूट मानता था कि सिक्किम डिस्प्यूटेड एरिया, लेकिन अब उसने मान लिया था 2005 में कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट है। और हमने तिब्बत को पहले ही मान लिया था, 1950-55 के आसपास मान लिया था कि तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है। तो सबसे ज़्यादा दो मेन इशू है वो अक्साई चीन को लेके है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को लेके है। कभी तो चाइना तवांग को अपना एरिया कहता है, कभी ज़्यादा एरिया कहता है। तवांग एक वहाँ पे मोनेस्ट्री है, काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। यहाँ पे वो अंदर यहाँ पे दौलत बेद जो एरिया है कई बार आते रहते हैं और काफ़ी एक विवाद का इशू बना रहता है, और हमारी मीडिया काफ़ी हाईलाइट करती है इसे। देखिए एक मैं आपको वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात आता हूँ। एक श्याम शरण की रिपोर्ट आई थी, श्याम शरण आर्टिकल लिखते हैं। ये चाइना क्या करता है, अब यहाँ पे कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो फेंसिंग है ना, बड़ी बड़ी बाड़ लगी हुई है हमारे बीच में, पाकिस्तान और हमारे बीच में। यहाँ पे फेंसिंग नहीं है, ओपन एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, तो कन्वेंशन टाइप में है। तो चाइना वाले क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आते जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि एक लेजिटिमेसी बनी रहे। थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे हैं ऐसे करके। एक रिपोर्ट आई थी श्याम शरण की, काफ़ी गंभीर वो रिपोर्ट थी, और कि इंडिया कुछ ज़्यादा सख्त नहीं है इस पर। वो बात अलग है कि इस रिपोर्ट का काउंटर नहीं आया, गवर्नमेंट तो क्या पता बहुत ज़्यादा सख्त हो रिपोर्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का व्यू होता है ना, गवर्नमेंट का व्यू सामने आता तो जब पता लगता। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे विवाद है, तो ये एरिया है। इस आर्टिकल में इसका थोड़ा जिक्र है, तो इसलिए पता होना चाहिए आपको। ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो सी पैक जाता है तो कासगार तक जाता है, ये जिनजियांग रीजन है। यहाँ पे जो है जो मुस्लिम टेररिज्म है चाइना का, और ये जो प्रोविंस है चाइना का, ये भी अलग देश की मांग करता है चाइना के अंदर। चाइना में दो जो है ना, तिब्बत भी अलग देश की मांग करता है, और जो जिनजियांग है वो भी अलग देश की मांग करता है। जिनजियांग में भी मुस्लिम्स हैं। तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट करता है। वो इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि देखिए पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और जिनजियांग भी एक मुस्लिम कंट्री है। अगर पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो साफ साफ इसका फ़र्क जिनजियांग जो चाइना का एक मुस्लिम एरिया उस पर पड़ेगा। इसलिए इसने इतना सारा पैसा लगाया। लेकिन जो सीपैक चलाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमें ये दिक्कत है, ये पीओके से जाता है, और पीओके पे हमारा क्लेम है पाक अधिकृत जो कश्मीर है। तो ये साफ साफ इसका मतलब ये हुआ कि 1963 तक तो ना चाइना इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता था पीओके को, लेकिन अब वो इसके अंदर से प्रोजेक्ट ला रहा है और हमारे लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं इसके ऊपर में। साफ साफ चाइना इस बात पर हमारी जो सोवरेनिटी है उसको एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यही हमारे सबसे बड़े कंसर्न है सी पैक पे और वन रोड वन बेल्ट पे, क्योंकि सी पैक वन रोड वन बेल्ट का ही एक हिस्सा है। चलिए आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए रिलेशंस काफ़ी तल्ख भरे रहे पिछले दिनों हमारे चाइना के साथ में, चाहे वो मसद अजूर हो, नहीं क्या नाम था उनका, असद मसूर, हाँ, चाहे वो आतंकवादी जिनको इंडिया ने ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश करी, या फिर एनएसजी में हमारी एंट्री हो, और भी कई तरह के ऐसे इश्यूज थे। वन रोड वन बेल्ट को हमने प्रोटेस्ट किया। ये इन सभी इश्यूज के कारण हमारे चाइना के साथ में पिछले दिनों रिलेशंस थे वो तल्ख भरे रहे। हमने एक अग्नि 5 का प्रशिक्षण किया जिसको भी चाइना ने प्रोटेस्ट किया और यूएन में उस बात को ले जाने की बात कही। रायसीना डायलॉग आपको पता है ना, बताइए रायसीना डायलॉग क्या होता है। देखिए क्वेश्चंस है ना, बिल्कुल क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो यूपीएससी के हिसाब से आ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लो एसएससी आईबीपीएस टाइप के। अब देखिए रायसीना डायलॉग आपको बताना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा जब ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे वेबसाइट पे। अब देखिए कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी की बात कही और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी वन रोड वन बेल्ट की इस पे रायसीना डायलॉग में। उन्होंने कहा कि देखिए कनेक्टिविटी है वो रिप्लेस नहीं कर सकती सोवरेनिटी को, यानी जो चाइना बार बार कहते हैं कनेक्टिविटी आनी चाहिए वन रोड वन बेल्ट से, सीपैक से, तो हमने कहा भाई कनेक्टिविटी आपकी हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करके थोड़ा ना आएगी। हमारे रीजन से आपकी ये बेल्ट जा रही है, हम और हमारे से पूछे बिना आप वो बेल्ट लगा रहे हो, तो हम कैसे इस बात को मान लेंगे। दूसरा कहता है आर्टिकल कि वैसे तो हमारा बॉर्डर एरिया काफ़ी कन्फ्लिक्ट फ्री है, मतलब पाकिस्तान के साथ में तो आपने देखा होगा सीज फायर का जो वायलेशन होता रहता है, काफ़ी जाने भी जाती हैं, हमारे सोल्जर शहीद होते हैं, लेकिन चाइना के साथ में ऐसा नहीं देखने को मिलता। हमारा बॉर्डर वैसे कन्फ्लिक्ट फ्री है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट है। और अब हमारी पॉलिसी चाइना तिब्बत के कंटेक्स्ट में काफ़ी चेंज हो रही है।
देखिए जो तिब्बत है ना, चाइना की दुखती रग है, क्योंकि तिब्बत में चाइना पर काफ़ी आरोप लगते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस होता है और वहाँ पे वो अलग देश की मांग कर रहा है। तो अब हमारी, पहले तो देखिए हम चाइना की जो चीज़ें हैं उसको रिस्पेक्ट करते थे हमेशा। चाइना कहता था कि दलाई लामा से आपके जो प्रेसिडेंट है उसको बात नहीं करनी, दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना। हम डरते थे, हम कहते थे ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम नहीं जाने देंगे, लेकिन दलाई लामा हमारे यहीं पे रहेंगे। 1959 में वो हमारे यहाँ पे आए थे। लेकिन अब जबकि चाइना हमारे खिलाफ में एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए हैं, हमारे कंसर्न्स को नहीं मान रहा है, तो हमने भी उनकी तिब्बत की जो पॉलिसी है हमारी उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अब चाइना ने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा क्यों गए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा जाएंगे तो वहाँ पे तिब्बत मोनेस्ट्री है, तो उनको लगता है कि वो जो है इस तरह की दोबारा जो एक मूवमेंट भड़का सकते हैं। चाइना को लगता है कि जो तिब्बत के अंदर में दलाई लामा मूवमेंट भड़का सकते हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है तिब्बत की, इसलिए उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया। हमारे राष्ट्रपति की मीटिंग में हुई और राष्ट्रपति निवास में गए दलाई लामा, इस बात का भी चाइना ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमने उनके प्रोटेस्ट को दरकिनार कर दिया। अब क्या हुआ, अब चाइना के जो है एम्बेसडर, चाइना के एम्बेसडर की तरफ से 2-3 सोल्यूशन आए, ये सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। उनके सोल्यूशन ने कहा कि देखिए, जो उन्होंने कहा कि एक फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी साइन होनी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए हमारे दोनों देशों के बीच में, और कनेक्टिविटी आनी चाहिए, वन रोड वन बेल्ट जो चाइना का प्रोजेक्ट है उस पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा, याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सजेशंस उन्होंने दिए। ये सजेशंस हम यूं नहीं लिखेंगे, चाइना के एम्बेसडर ने दिए, ये सजेशन हम लिखेंगे, हम दे रहे हैं, ठीक है। हम कैसे दे रहे हैं बताता हूं आपको। जब ये क्वेश्चन था तब था ना क्रिटिकल एनालाइज द रिलेशनशिप, क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप है, उसमें जब सोल्यूशन की देने की बारी आएगी ना, तो हम ये 4 सोल्यूशन अपने नाम से लिखेंगे। ऐसे आर्टिकल्स को यूज करते हैं, आपको यूज करना आना चाहिए एक एक पॉइंट को। तो ये देखिए, चौथा ये पॉइंट था कि अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए काफ़ी सारे हमारे जो हैं वो वार्ता हो चुकी हैं, यानी नेगोशिएशंस राउंड्स चल चुके हैं। अब एक अर्ली हार्वेस्टिंग, मतलब देखिए अब जब तक लंबा सॉल्यूशन आएगा टाइम लगेगा ना, कम से कम जितने बात पे, यानी जिस एरिया पे अभी हमारे दोनों के बीच में सहमति है उसको मान लीजिए, वो डिक्लेयर कर दीजिए पब्लिक में कि इसको लेके हमारे अंदर सहमति है। इस चीज को कहते हैं अर्ली हार्वेस्टिंग। अर्ली हार्वेस्टिंग वर्ड आप काफी बार सुनते होंगे। ट्रंप ने कॉल किया ताइवान के, मतलब अब ये कंटेक्स्ट क्यों है, अब चाइना ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यानी उनके एम्बेसडर ने सॉल्यूशन दिए हैं। देखिए एम्बेसडर सॉल्यूशन देता तो वो कोई यूं ही नहीं देता अपने आप से, एक सोची समझी पूरी वहाँ की फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा होगा तभी किए ना। तो चाइना हमारी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी, काफ़ी अनिश्चितता है ट्रंप के चुने जाने के बाद में। ट्रंप ने चुने जाने के बाद में एक एग्रेसिव स्टैंड अपनाया हुआ है चाइना के खिलाफ में। ताइवान के प्रेसिडेंट को उन्होंने कॉल किया और टैरिफ लगाने की बात कही चाइना के जो सस्ते सामान हैं उन पर। इवन जो चाइना जो आइलैंड्स बना रहा है साउथ चाइना सी में, उन पर भी एक सख्त रुख अख्तियार करने की बात कही ट्रंप ने। यह वो है कि कहाँ कहाँ हमारा, सिक्किम पे अब डिस्प्यूट सोल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैप दिखाया था ना, और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ सिक्किम पे है, यहाँ पे हमारी बात बन चुकी है, यानी अभी यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो सिक्किम का एरिया है, और यहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट है, यहाँ पे भी अभी डिस्प्यूट है। तो अब जो बात है ना, चाइना के एम्बेसडर कहते हैं अर्ली हार्वेस्टिंग, यानी जिस पे अभी तक सहमति बन चुकी है वो डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन इंडिया इसको कभी नहीं मानेगा, क्योंकि चाइना का कुछ नहीं पता, चाइना के विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पे विश्वास किया था पहले युद्ध हो गया था, इसलिए इंडिया कम विश्वास करता है चाइना पे। तो इंडिया कहता है जो एग्रीमेंट आना चाहिए, एक होलिस्टिकली एग्रीमेंट आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट आना चाहिए, ऐसे नहीं टुकड़ों में। अब आगे बात आती है कि 1954 में एक ट्रीटी साइन हुई थी हमारे और चाइना के बीच में, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। और 1954 में पंचशील सिद्धांत भी आए थे। पंचशील सिद्धांत में वो सारे 5 सिद्धांत थे सॉरी, कि ये 5 सिद्धांत ऐसे थे कि हम दोनों देश आपस में कोएग्जिस्ट रहेंगे, एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की सिक्योरिटी को खतरा पैदा नहीं करेंगे। ये नॉर्मल से पॉइंट्स 5 सिद्धांत थे जिनको कहते हैं पंचशील सिद्धांत। ये हमने म्यांमार के साथ भी साइन किए थे, ये हमारे गुजराल डॉक्ट्राइन में भी है, नेपाल के साथ में भी हम कहते हैं। हमारा जो गुजराल डॉक्ट्राइन आया था ना 1993 में, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसका मुख्य रूप है ये 5 सिद्धांत। सबसे पहले चाइना के साथ में आए थे, चाइना और म्यांमार के साथ में उस टाइम पे 1954-55 के आसपास। तो अब देखिए उसके बाद 1993 और 1996 में भी हमने एग्रीमेंट साइन किए पीस और शांति के लिए वहाँ पर इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, ताकि एक विवाद ना हो और ताकि एक तरह से आप कह सकते हो ज़्यादा टेंशन्स ना हो बॉर्डर पे। उसके लिए हमने 93 और 96 में एग्रीमेंट साइन किए।
वो एग्रीमेंट किस तरह के थे? एग्रीमेंट इस तरह के होते हैं, देखिए ये, कि अगर दो देशों की वहाँ पे सेना मिल जाएगी तो वो कुछ आपस में बस कुछ करेगी नहीं, बातचीत नहीं करेगी, बस चल पड़ेगी, चाहे कोई भी किसी के कितना भी अंदर हो। तो इस तरह के होते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट्स को दूर भगाया जा सके। ऐसा ना हो कि दो, मान लीजिए बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे तो डिस्प्यूट है ना, चाइना और इंडिया वाली सेना मिल जाए तो वहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर दे, नहीं, साफ साफ प्रोटोकॉल है। अगर बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, अगर मिल जाते हैं तो भी लौट जाएंगे वापस वहीं से। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए बायलेटरल जो रिलेशंस हैं काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, और इससे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो साथ साथ चलते हैं, सारे के सारे इश्यूज। पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल, और जो ये हैं, और जो ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, कॉर्पोरेशन थी, ये पहले भी अच्छे इंटेंशंस के साथ साइन की गई थी, तो अभी भी हालांकि इसकी इंटेंशंस अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसे अमल में लाना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो बात कर रहे हैं अभी चाइना के एम्बेसडर की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, उसका फायदा तो देखिए चाइना को ही होगा जब तक ये गुड्स से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि चाइना के पास तो सस्ता सामान है। अभी देखिए ट्रेड डेफिसिट 70 बिलियन ट्रेड होता है, लेकिन कितना ट्रेड डेफिसिट है हमारे इंडिया और चाइना के बीच में, और हमारी विरुद्ध है वो ट्रेड डेफिसिट, यानी हम तो इंपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे देश में सस्ता सामान भेज देते हैं, हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो सर्विसेज में भी आना चाहिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर तो मजबूत है ना, हमारे पास इतने सारे बीटेक वाले हैं, इतने सारे एमबीए हैं, ये जाके चाइना में काम कर सकते हैं, तो हमें फायदा होगा ना। उसके बाद में एफटीए के बाद में ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ये गुड्स एंड सर्विसेज आना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रॉस होल्डर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। चाइना के पास में इतना सारा पैसा है, वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करें। आरएनडी होना चाहिए, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको आसानी से सोल्व किया जा सके। तो कनेक्टिविटी कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए कनेक्टिविटी, वे फॉरवर्ड उस पॉइंट का वे फॉरवर्ड था ये, मतलब आर्टिकल तो चल ही रहा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये लंबा आर्टिकल है। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी को इंप्रूव करने के। साउथ चाइना एरिया में हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान के साथ में। इन सब के, पाकिस्तान के साथ तो खैर छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब देशों के साथ में हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, और ये कनेक्टिविटी चाइना लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिक्कत वही है, आपको पता है, पीओके जैसे हमने डिस्कस किया, वो हमारे एरिया से जाता है, जो इनका सीपैक है, और जो AIBB है, जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका इंडिया पार्ट है, तो ये भी एक सहायक साबित हो सकता है वन बॉर्डर वन रोड वन बेल्ट के लिए। और आगे तो यही है कि 1963 में चाइना और इंडिया ने जो पाकिस्तान और चाइना ने जो एग्रीमेंट साइन किया, उसमें चाइना ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना था, लेकिन आज वो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आज मानता तो देखिए वो लाता ही ना सीपैक, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी से सीपैक उनका जा रहा है। और जो बात आती है कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, देखिए नथुला से, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये नथुला है, एक ला है नथुला, ये दर्रा जिसको कहते हैं, आप पास कहते हैं, दर्रा कह लो, ला कह लो, कुछ भी कह लो, ये यहाँ पे जाता है, सिक्किम में है ये। अब पिछले दिनों ये सुर्खियों में था क्योंकि हमारे देश के लोगों को एंट्री मिलती थी यहाँ से चाइना में, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, जो शिव जी का स्थान है वहाँ पर। और दूसरा, अब ये आर्टिकल में कहते हैं कि यहाँ से जो बंगाल है, पहले बंगाल से लेके यहाँ पे नथुला के बीच में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी थी और बहुत व्यापार होता था पहले, और अब तो इस पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया है। तो एक तरह से ये जो रूट था पूरी दुनिया को जोड़ता था तिब्बत से, और यहाँ पे ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत जो है, तो अब ये रूट रिवाइव हो सकता है। अभी पहले से ये थोड़ा बहुत रिवाइव तो हुआ ही है, इसको और ज़्यादा रिवाइव कर सकते हैं। तो ज़्यादा करने की जरूरत इसका इसलिए है क्योंकि मतलब अच्छा और इसलिए बना सकता है क्योंकि 1962 की लड़ाई से पहले यहाँ पे इंडिया का कॉन्सुलेट जनरल था, तो चाइना को अनुमति देनी चाहिए कि यहाँ पे तिब्बत के अंदर में हम हमारा एक ट्रेड ऑफिस बना सकें। तो एयर कनेक्टिविटी भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे चाइना में। देखिए चाइना का जो जिंजियांग रीजन है ना, जो हमने देखा था, एक दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये जो जिंजियांग रीजन है यहाँ पे, जो यहाँ से जाता है, सीपैक जाता है चाइना का, कहाँ पे है ये, यहाँ पे है चाइना का ये जिंजियांग रीजन है। तो यहाँ से न्यू दिल्ली की कनेक्टिविटी एयर की अच्छी हो सकती है, ये रहा न्यू दिल्ली, एयर की कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है यहाँ पे। तो पीपल टू पीपल टाइज बढ़ेंगे, तो एक तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार से हमेशा से ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। तो एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रेड भी बढ़ेगा, सारे फायदे होंगे। और ये है कि यहाँ का जो जिंजियांग रीजन है उसमें भी मुस्लिम जो है, जो रेडिकल वो है टेररिज्म है, हमारे कश्मीर में भी रेडिकल टेररिज्म है, तो दोनों जो रीजन्स है कश्मीर भी और जिंजियांग भी सेम समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे एक तरह से जो है कोऑपरेशन की संभावना है। और इसके बाद में देखिए 1970 के बाद में, यानी 1962 के बाद में कोई मेजर कन्फ्लिक्ट हमारे देश में नहीं हुआ, और जो ये रिश्तों में सुधार आना हमारे दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है।
दोनों देश कम्पिटिटिव सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों देश अपने आप की डोमिनेंस इस्टाब्लिश करना चाहते हैं, ट्रेड में अपने आप को इस्टाब्लिश करना चाहते हैं, और ऐसा कर भी सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब द रीजन इज इनफ टू एकोमोडेट बोथ दीज टू पावर्स, सो इट इज नॉट लाइक दैट अंटिल अनलेस दे डोंट फाइंड नो डोमिनेंस वुड बी एस्टाब्लिश्ड, ऐसा नहीं है। तो बॉर्डर जो प्रॉब्लम है देखिए, उसको तो टाइम लगेगा सोल्व करने में, लेकिन जो ये चाइना दिखते क्रिएट करता है ना एनएसजी में, मसूद अजहर में, और एक्टिविटीज़ जो इसकी पीओके में चल रही है, उस पर लगाम लगाए तभी बात कुछ आगे बढ़ सकती है, और इस पर चाइना को एक सॉफ्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं चाहे कोई भी इशू हो। अब जापान चाइना के तो दुनिया भर के इश्यूज हैं, फिर भी ये इन दोनों देशों के रिलेशन ठीक ही है ना। और एशियान और चाइना के साथ भी रिलेशंस जो हैं काफ़ी कई देशों के साथ में अच्छे नहीं हैं, वो भी एक तरह से कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, वैसा ही चाइना के साथ में। अब इंडिया यूएस जापान और एशियन देशों के साथ में डील करेगा तो वो अपने लेवल पे डील कर रहा है, इसका मतलब ये तो साफ साफ नहीं है ना कि वो चाइना के साथ अगर दुश्मनी है इसलिए डील कर रहा है, तो इंडिया इनके साथ भी डील करेगा, क्योंकि सभी देशों के जो रिलेशंस हैं वो एक दूसरे के दम पे नहीं है, मतलब अपना अपना सभी अपना अपना फायदा देखेंगे, तो इस बात को भी चाइना को सोचना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो मार्टियर डे से रिलेटेड है। 30 जनवरी को नथुराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस आर्टिकल में, और ऐसा बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट निकाल के हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि 30 जनवरी जो है मार्टियर डे जो है, आजकल इसको लोग ज़्यादा बनाते नहीं हैं, और 1950-60 के दशकों में इस दिन को, यानी 30 जनवरी के दिन को काफ़ी एक सिग्निफिकेंस रूप में मनाया जाता था, एक बुराई के रूप में, कि बुराई थी और नॉन वायलेंट जो स्ट्रगल था उसकी याद में, और जिस प्रकार से इतना कुछ नॉन वायलेंट की गांधी जी ने सिद्धांत दिए, फिर भी आखिरकार वायलेंस क्यों अपनाया, तो इस तरह की जो बात है, और इसने काफ़ी एक शोक पैदा किया था इस दिन, और काफ़ी दुख आया था कि हमारे देश के लोगों में ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं था, हमारे एथनिक जो वैल्यूज़ थी उसके लिए अच्छा नहीं था, भाई गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और गांधी जी ने हमेशा नॉन वायलेंस प्रोपगेट किया। तो ये आर्टिकल है, थोड़ा बहुत एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है बस, और एक दो और इंपॉर्टेंट है, ये कहानी बताते हैं। ये आर्टिकल लिखा है देवकी जैन ने। देवकी जैन कहते हैं कि देवकी जैन के जो फादर थे ना, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उनके फादर ग्वालियर के दीवान थे, और श्रीनिवासन नाम था इनका। तो इनको भी काफ़ी इनके फादर के जो श्रीनिवासन जिनका नाम था, उनके जो आइडियाज़ थे वो गांधी जी से मिलते जुलते थे, तो इनको भी काफ़ी उस टाइम पे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोग इसका प्रोटेस्ट करते थे, वो कहते थे कि आप गांधी जी के समर्थक हो, आप जिन्ना के एजेंट हो, आप इस तरह से पाकिस्तान के एजेंट हो, इस तरह के आरोप इन पे लगते थे। और गांधी जी की हत्या जिस दिन कर दी गई थी, तो इनके दीवान यानी जिन्होंने आर्टिकल लिखा है देवकी जैन, उनके फादर को काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी की हत्या हुई तो आपको भी एक खतरा पैदा हो सकता है। तो ये अपनी याद में बताते हैं कि एक मीटिंग हुई थी गांधी जी की 1948 में। लोग काफ़ी नाराज़ थे गांधी जी से उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दे दिया था, और लोगों ने कहा कि गांधी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप मर जाइए, इस तरह की बात लोगों ने गांधी जी को कही उस टाइम पे 1948 में, जब लोग गांधी जी से नाराज़ थे पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिसीज़ को लेके। तो यही बात है आर्टिकल में। कुल मिला के ये कहते हैं कि पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए इस दिन 30 जनवरी के दिन, और लोगों को पता लगना चाहिए कि इस दिन क्या हुआ था, और एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस दिन की, हमें याद करना चाहिए इस दिन को। 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का मौन रखने से कुछ नहीं होगा। या फिर बिरला हाउस जहाँ पे गांधी जी की डेथ हुई थी, जहाँ पे उन्होंने लास्ट बोले थे हे राम, तो इस मार्ग का नाम सिर्फ 30 जनवरी मार्ग रखने से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी कहानी है, आपको पता लग गई। अगली बात है मोनूमेंटल मिस्टेक्स। स्मारक के सिलसिले में हमने जो मिस्टेक्स करी हैं, देखिए 4-5 पॉइंट्स इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। सॉरी, ये अपनी कुछ बात कंटेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि ब्रिटेन ने जो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर किया, यानी शाहजहांबाद उसका नाम था उस टाइम पे, तो पूरी सिटी को इन्होंने रिमॉडल कर दिया, खास करके लाल किले को इन्होंने अपने हिसाब से लाल किले को ढाल लिया, ताकि डिफेंस पर्पज़ के लिए रोड थी लाल किले के चौड़ी कर दी। सारे जो थे हेरिटेज साइट्स थी उसके साथ में ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया, अपने हिसाब से उन्होंने ढाल लिया इनको, ताकि अपने डिफेंस पर्पजेज के लिए यूज किया जा सके। आखिरकार में चार्ल्स कैनिंग थे, उन्होंने थोड़ी बहुत हेरिटेज साइट्स को बचा लिया, और चार्ल्स कैनिंग एक लॉ लेके आए, कानून लेके आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एजेंसी इस्टेब्लिश करी इन्होंने 1861 में, और अलेक्जेंडर कनिंगम इसके वो थे पहले सर्वेवर थे। उसके बाद में क्या हुआ, हिस्टोरिकल टाइमलाइन चल रही है। 1904 में एक एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया, तो तब तक देखिए काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका था, लेकिन इसका काम, इस एक्ट का ये था, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 का,
कि कम से कम ट्रैफिकिंग ना हो, यानी जो लोग स्मारक चुरा के, कुछ मूर्तियां चुरा के उनकी स्मगलिंग वगैरह करते हैं, उस पर रोक लगाया जा सके। और फिर जॉन मार्शल ने 1922 में एक मैनुअल भी करी बेस्ट प्रैक्टिसेस कंजर्व करने के लिए, और ताकि एएसआई का काम मेनली हमारे जो जो ये स्मारक वगैरह हैं इनकी बचाना है, इनको प्रिजर्व करना है। अब एक एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 2010, ये याद रख लेना, 3-4 एक्ट्स, मतलब नाम याद रख लेना बस इनके, जब भी आए तो कोट कर सकें इनको हम। ये लेके आया, इन्होंने एक एरिया प्रोहिबिट कर दिया। इस एक्ट ने 2010 के अंदर में जो आया था, इन्होंने कहा कि जो ये स्मारक है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और 200 मीटर के बाद में भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर करना है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब इसमें चेंज होने जा रहा है, यही दिक्कत है, इसी पर ये सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं कि किसी भी तरह का चेंज होता है इस पूरे प्रोविजन में तो एक तरह से और ज़्यादा सफोकेट हो जाएंगे, और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा इन मोनूमेंट्स को, ये जो कि अच्छा नहीं है इनके लिए। फिर ये कहते हैं कि काफ़ी सारे डैम की वजह से, कोस्ट मीनार्स, डैम्स, बैरेज, और इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है हमारे मोनूमेंट्स को, खास करके सिटीज़ लाइक दिल्ली में बहुत नुकसान पहुंचा है, और खस्ता हालत में हमारे मोनूमेंट्स जो हैं। फिर ये कहते हैं कि जो मोस्ट वनरेबल हैं वो होते हैं कैटेगरी सी के। 3 कैटेगरी के होते हैं, देखिए। ए कैटेगरी तो होते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जैसे लाल किला टाइप, जो हुमायूं का मकबरा, ये तो काफ़ी हमारे गवर्नमेंट द्वारा कंजर्व किए गए हैं। बी कैटेगरी के होते हैं कि इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े बहुत अच्छे हैं, और उनको देखने के लिए आज भी टिकट लेनी पड़ती है, ये भी अभी तक ठीक ठाक पड़े हैं। लेकिन जो सी कैटेगरी है ना, सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। छोटे मोटे जो होते हैं उसके आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो गई है, लोगों ने कब्जा कर लिया है, ताश खेलते हैं लोग वहाँ पे बैठ के, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वे फॉरवर्ड में ये कहानी बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं मुबारक शाह के मकबरे का। ये कहते हैं कि बहुत अच्छा मकबरा था, सैयद डेंसिटी का जो राजा था मुबारक शाह, उसका एक मकबरा था ये, वो आज काफ़ी खस्ता हालत में है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गई है, लोगों ने कब्जा कर रखा है, और उसके साथ लगती जो मस्जिद है वहाँ पे तो जाना ही मुश्किल नहीं है, सारी तरफ कंस्ट्रक्शन और गंद पड़ा है। तो ये एग्जाम्पल देते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। तो ये आर्टिकल, आपको पता है कि बजट में काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने बात कही कि टैक्स रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि एनेक्सर 3 में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स बताए जिससे कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। इससे उन्होंने कहा कि यानी गवर्नमेंट सोच रही है कि जो हमारे टैक्स ऑफिशियल्स हैं, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, उनको ज़्यादा पावर दिए जाए ताकि वो टैक्स ज़्यादा वसूल सके, और जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये टैक्स टेररिज्म नहीं फैलना चाहिए, और जो भी वो करे ड्यू प्रोसेस के अनुसार करें। इसी पे ये आर्टिकल है। कौन कौन सी पावर देने की बात कही कि प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सर्च कर सकते हैं यानी रेड पड़ सकती है, डॉक्यूमेंट्स को बुला सकते हैं कभी भी, यानी आप ये डॉक्यूमेंट ला के दिखाइए, ये सब कुछ, यानी जो एसेट है उसको फेयर मार्केट के अनुसार पे तोल सकते हैं। ये सब कुछ देखिए एक नॉन एडवर्शियल टैक्स रेजीम के खिलाफ में है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ में है। और भी काफ़ी सारी पावर, जैसे टैक्स ऑफिसर्स को एम्पावर कर दिया गया है कि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर दें। तो इससे होगा क्या, इससे तो जो लोग हैं वो, यानी जिस पे रेड पड़ती है, वो पहले से डिक्लेरेशन दे देंगे कोर्ट जाने से पहले ही। तो ये सबसे ज़्यादा बिजनेस के खिलाफ में है, ये चीज़ काफ़ी अनफेयर ये है। इवन जूनियर ऑफिसर्स को भी काफ़ी पावर दी गई है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, और पहले से जो इंक्वायरीज चल रही है उनको एक्सपेंड कर सकते हैं, उनका स्कोप एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके खिलाफ अगर रिलेटेड कोई इंक्वायरी चल रही है तो उससे रिलेटेड, यानी जूनियर ऑफिसर्स को चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे रिलेटेड जो जांच वगैरह है, काफ़ी पावर दी गई है कि आप जांच कर सकते हो, और दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इवन जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो ओबलाइज नहीं होंगे, यानी उनको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा कि क्या रीजंस थे, आपको सर्च करना पड़ा, किस वजह से आपको सर्च करना पड़ा, इन सब चीज़ों का उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रहे। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखिए ये है कि आज टाइम, ये रेड वगैरह जो चीज़ें हैं ना, सर्च एंड सीजर, ये पुराने टाइम में होती थी। आज वो टाइम नहीं है, आज टाइम है डाटा माइनिंग का। आप ऑनलाइन अपनी रिसर्च करो, ऑनलाइन रिसर्च से आप पता करो कि कहाँ कहाँ टैक्स चोरी हो रही है, उसको बचाओ। तो आपको इस तरफ सोचना होगा कि नई से नई टेक्नोलॉजी अपनाओ, लेकिन ये पुराने टाइप के एलपीजी से पहले से जो इंस्पेक्टर राज है वो बिल्कुल भी ना लेके आओ, इससे तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।